Good morning, students. Welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our first chapter, theme 1, Bricks, Beads and Bones. लास्ट वीडियो में हमने 10th पॉइंट जो कि डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें हम इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन का जब डिस्कवरिंग हुई हमारे यहाँ पे, और जो लास्ट में हमने ये देखा था कि जो कनिंघम है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, या उसको ये समझ नहीं पाए थे कि जो भी सील उन्हें मिली, जो भी आर्टफैक्ट्स उन्हें मिले थे, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन के हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। उन्हें उस क्योंकि जो कनिंघम थे वो केवल या तो उन पे डिपेंड थे, जो पिलग्रिम्स थे चाइनीज़, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पे डिपेंड थे, या फिर उनके ये सोच थी कि जो इंडिया का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ होगा तो वो गंगा वैली सिविलाइजेशन ही फर्स्ट रहा होगा, उससे पहले की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस प्रकार जब ये पता चला कि एक ऐसी सिविलाइजेशन भी है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और वो जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है जो कि इराक में है, उसके टाइम पीरियड के बराबर या इक्वल थी वो है, तो और भी ज़्यादा उसके बारे में डिस्कवरी होने लगी। इनमें कुछ लोग थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस काम को। उनमें दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा में अपना एक्सकवेशन किया, और राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में किया। अलेक्जेंडर के बाद में जॉन मार्शल आए थे, जो उनके बाद में ASI डायरेक्टर जनरल बने थे 1924 में। तो दयाराम साहनी जो थे वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ये सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो उसके लिए उन्होंने डिस्कवरी शुरू कर दी, और उन्होंने हड़प्पा में ऐसी बहुत सी सील्स फाइंड आउट की थी। और ये अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी के समय की टाइम पीरियड की बात है। और इसी समय में राखल दास बनर्जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो में सेम जो हड़प्पन सील थी वैसी ही वहाँ से उन्होंने ढूंढ निकाली, और उन्होंने इन दोनों सील को कंपेयर करके ये रिजल्ट निकाला कि जो टाइम कल्चर है वो, या जो सील वगैरह है वो सेम कल्चर को रिलेट करती है। इसके बाद जॉन मार्शल ने 1924 में ये डिक्लेयर कर दिया, जो डिस्कवरी हुई थी उसको वर्ल्ड लेवल पे, कि एक नई सिविलाइजेशन को फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवरी की गई है, जिसे इंडस वैली नाम उन्होंने दिया था। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, और वो भी ऐसे ही फाइंड्स में या इस तरह के जो डिस्कवरीज थी उनमें इंटरेस्ट रखते थे, और लेकिन साथ ही वो जो डेली रूटीन है उस टाइम के लोगों की, उसमें भी जानने को बहुत ही उत्सुक थे, कीन थे। ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि इन्हें ग्रीक और क्रीट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने का या वहाँ का वर्क करने का उन्हें एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने जो अपनी डिस्कवरीज की थी वो एक जो माउंट्स होते हैं उनके जो एक्सकेवेशन है, हॉरिजेंटली उन्हें एक्सकेवेट किया, उसकी वजह से जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन थी वो सारी मिल नहीं पाई हमें, क्योंकि माउंट्स की जो स्टडी होती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, उनको उसने इग्नोर किया। पूरी जो स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स की के अकॉर्डिंग एक्सकेवेशन को इग्नोर किया था, उसकी वजह से वैल्यूबल इंफॉर्मेशन सारी ख़त्म हो गई थी। और जो भी फाइंड आउट किया था या जो भी आर्टफैक्ट्स वहाँ से मिले थे, उन सभी को मिक्स करके ग्रुप बना दिया। उसकी वजह से ये फाइंड आउट करने में कि किस टाइम पीरियड के कौन से आर्टफैक्ट्स हैं, या उन्हें अलग अलग क्लासीफाई नहीं किया जा सका था। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा माउंट्स के बारे में। तो ये माउंट्स क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट्स जब एक ऐसे शेप को, जो ऐसी साइट्स होती है जहाँ पर बहुत लंबे समय तक लोग रहते हो पहले वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा उस लैंड का यूज़ होता हो, और उसके बाद जब उसे छोड़ दिया जाता है तो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड, लगभग कई सेंचुरीज
तक जब वो जो लैंड है उसका यूज़ नहीं होता है और वहाँ पर वाटर और जो विंड्स है उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी इरोजन की वजह से जो शेप होता है उस लैंड का वो चेंजेस हो जाता है, और उसके बाद एक जो टीला जैसा जिसे कह सकते हैं वो माउंट बन जाता है, जिसे माउंट कहते हैं या टीला भी कहते हैं। उसकी जब उस शेप की जब एक्सकवेशन होता है वहाँ पर, तो अलग अलग लेयर वहाँ पर मिलती है जो कलर और टेक्सचर में अलग अलग होती है, जिसमें सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे यंगेस्ट लेयर मानते हैं, और जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो ओल्डेस्ट लेयर मानी जाती है। न्यूएस्ट जो लेयर है या यंगेस्ट जो लेयर है वो वह लेयर है जिस पर हम अभी रहते हैं। और जब हम डिगिंग स्टार्ट करते हैं, खुदाई जब शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे अलग अलग लेयर्स हमारे सामने आती है जिनका कलर भी अलग होता है, उनमें मिलने वाली चीज़ें भी उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड की होती है। तो इसी तरह से जब इस माउंट की जो एक्सकेवेशन होता है तो उसमें अलग अलग समय के आर्टफैक्ट्स जो कि ह्यूमन मेड थिंग्स हैं वो मिलने लगती हैं। ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलता उसे स्टरलाइट लेयर कहते हैं, यानी कि अनफर्टाइल लेयर उसे माना जाता है। इस माउंट की सबसे नीचे की लेयर को अभी मैंने बताया था ओल्डेस्ट लेयर होती है, तो वहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो एक टाइम सर्टेन टाइम के अलग कल्चर के होते हैं, उसके ऊपर के अलग टाइम पीरियड के, तो अलग अलग लेयर अलग अलग टाइम पीरियड को शो करती है। और इसकी जो स्टडी होती है इन लेयर्स की वो स्ट्रेटिग्राफी कहलाती है। द स्टडी ऑफ दिस layer is called stratigraphy, and artifacts found in layer are can be assigned the specific culture period। तो जो भी वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो एक स्पेसिफिक जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में उससे रिलेटेड होते हैं। उस कल्चर को या उस कल्चर का सीक्वेंस पता करने के लिए उन सभी चीज़ों को एक साथ रखना होता है, लेकिन इसी को जो मार्शल थे उन्होंने नहीं किया, ना अवॉइड किया था, इग्नोर किया। उसी की वजह से जितने भी टाइम पीरियड के कल्चर्स वहाँ उस ज़मीन पर हुए होंगे अलग अलग टाइम पीरियड की, वो सब मिक्सअप हो गए। इस तरह की जो माउंट्स हैं वो मिले हैं जहाँ पर अलग अलग लेयर्स यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन मार्शल ने इस तरह से जो एक्सकेवेशन है वो किया था, उसकी वजह से सारे अलग अलग टाइम पीरियड की जो आर्टिफैक्ट्स है वो सब मिक्सअप हो गए। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो ये जो माउंट है वो हॉरिजेंटल नहीं है, बल्कि अलग अलग उसका अलग शेप है, एग्जैक्टली हॉरिजेंटल ये नहीं है। नाउ एस.एन. रॉय जो जिनकी बुक पब्लिश हुई थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें उन्होंने मार्शल के बारे में लिखा है कि उन्होंने इंडिया को जो भी नया इंडिया है उसकी सिविलाइजेशन के बारे में डिक्लेयर किया था। तो इंडिया को इतने 3000 ईयर पीछे ले गए वो, यानी कि इंडिया की जो शुरुआत हुई थी उसके भी बहुत सालों पीछे उसका जो हिस्ट्री है उसे माना जा सकता है कि यहाँ का जो कल्चर है वो इतना पुराना है। तो एक तरह से उन्होंने इंडिया को इतना पीछे ले जाकर छोड़ा था। इसके बाद आए R.E.M. व्हीलर। उन्होंने न्यू टेक्निक्स यूज़ की और कुछ नए क्वेश्चंस उठाए या कई न्यू क्वेश्चन भी उसकी वजह से हमारे सामने आए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, अलग अलग टाइम पीरियड की जो आर्टफैक्ट्स मिले थे वो सब मिक्सअप हो रहे थे, किसी भी एक सर्टेन कल्चर का हमें पता नहीं चल रहा था, उस प्रॉब्लम को उन्होंने रेक्टिफाइड किया, उसको सॉल्व किया। ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि जो स्ट्रेटिग्राफी है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर हमें सर्टेन टाइम पीरियड का पता लगाना है, हमें एक कल्चर का पता लगाना है, उसके आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना है, तो हमें जो स्ट्रेटिग्राफी उसी के अकॉर्डिंग एक्सकेवेशन करना होगा और रेदर देन मैकेनिकल जो डिगिंग है उसको छोड़ना होगा। इनका क्योंकि ये एक्स ब्रिगेडियर थे आर्मी के, तो इनका जो आर्मी का एक्सपीरियंस था उसी के वजह से उनको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिली थी। नाउ एक्सप्लोरेशन। तो पार्टीशन के बाद में 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो मोस्ट जो साइट्स थी हड़प्पा की वो पाकिस्तान में चली गई।
तो इस वजह से जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस कल्चर के और भी जो साइट्स थी उनको सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इस चीज़ ने उन्हें स्पर्ट किया था, प्रेरित किया उन्हें, ताकि इंडिया में भी और भी जगह हो सकता है ये साइट के सॉरी इस कल्चर के और भी साइट्स हो। तो उसके लिए उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया और उसी बहुत बड़े सर्वे में कच्छ में इससे रिलेटेड और भी हड़प्पा के सेटलमेंट्स मिले, और इसी के साथ पंजाब और हरियाणा भी इस लिस्ट में और बढ़ोतरी हुई, और भी ज़्यादा साइट्स वहाँ पर भी पाए गए थे जो कि रिलेटेड थे इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके बाद में कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और अभी मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा में भी ऐसी ही साइट्स के बारे में डिस्कवरी की गई है, एक्सप्लोर किया गया है। तो इस तरह इंडिया में भी ऐसे बहुत से जो साइट्स थी जो कि रिलेटेड थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वे मिली हैं। जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं एक्सकेवेशन में, एनालिसिस में, वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देती है। तो उसकी वजह से जो भी एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है उन और जो स्क्रैप है उसके बहुत माइन्यूटली एनालाइज करके रिज़ल्ट देने में और उसको मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके एक नया जो खोज है या जो जिस पर अभी तक सोचा नहीं जा सका है उसके बारे में भी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है। और इस जो एक्सप्लोरेशन है उससे बहुत सी नई जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है या इंटरेस्टिंग एनालिसिस है वो हमारे सामने आएगी, ऐसा प्रॉमिस किया है एक तरह से जो नई टेक्निक्स है उनकी वजह से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।